सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पूरे मुल्क में चीनी हो रही है और चीनी की कीमत ने बेचैनी बढ़ा दी है। कीमत पर हुकूमत का कंट्रोल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 180 रुपये फ़ी किलो तक बिक रही है, जबकि सरकारी कीमत 164 रुपये मुकर्रर की गई है। गुज़श्ता साल की अगर हम बात करें, इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त के बाद से कीमतों में इजाफे और किल्लत का मसला बरकरार है। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान 58 अरब 52 करोड़ रुपए मालियत की 4,04,246 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। इसी अरसे में चीनी की औसत कीमत 23 रुपये 46 पैसे फ़ी किलो बढ़ गई। यानी आसान अल्फाज में समझें तो चीनी एक्सपोर्ट होती रही, मुल्क में कीमतें बढ़ती रहीं और जिम्मेदार कान लपेटे सोते रहे। नवंबर 2024 में चीनी की कीमत 131 रुपये 61 पैसे थी, जो अब डबल सेंचुरी का हमें फिगर क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है। सवाल ये कि क्या ये हुकूमत की पॉलिसियों में कमज़ोरी है या मखसूस कारोबारी गिरोह फ़ायदा उठा रहे हैं? इसी करेंगे एहतशामुल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ हमें चौधरी अकमल साहब, माहिर इकॉनमी है। दोनों को वेलकम कहेंगे। चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी मैं। ये शुगर प्राइसेस की अगर हम बात करें, तकरीबन 140 रुपये फ़ी किलो थी जनवरी में, सिर्फ ये जनवरी के महीने में, जो कि इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए मार्च के दूसरे वीक में 171 और अब 180 तक ये फिगर पहुंच चुका है। यानी 30% सर्ज हुआ है इन प्राइसेस में। हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, उन्होंने ऐलानात भी किए हैं कि इसकी कीमत कंट्रोल की जाएगी। तो अगर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो फिर ये बेकाबू होने की वजह क्या है प्राइसेस की? और दूसरा ये कि क्या कोई बहरान के हवाले से भी बातचीत हो रही है कि शायद चीनी का कोई बहरान भी आगे आने वाला है? देखो, चीनी का बहरान आने वाला है या नहीं आने वाला है ना, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जितनी जो है वो कंजम्पशन में इजाफा करते जाएंगे, उसी हिसाब से तलब बढ़ती जाएगी। तो हल तो इसका बड़ा सिंपल सा है कि आवाम जो है ना वो चीनी का बायकाट कर दे या चीनी कम इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो इनकी कीमतें वैसे ही ज़मीन पे आ जाएंगी। बट जैसे आपने फरमाया कि हुकूमत और एक मखसूस जो तबका है, यानी कारोबारी तबका जिसका चीनी मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस है, उन दोनों में से किसकी जिम्मेदारी ये जो चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि इन दोनों को अलग अलग ना करें। जो चीनी के मालिकान है या चीनी के मिल्स के ओनर है, वही तो सारे आपको पता है हुकूमत में बैठे हुए। तो ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही एंटिटी है जिसको हम शुगर माफिया कहते हैं। वही लोग हुकूमत में बैठे हैं, वही लोग शुगर मिल्स चला रहे हैं। असल में हमारे यहाँ जो पॉलिसी का जो फुकदान है, उसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो तो आवाम उठाती है। ये हमेशा फायदे में रहते हैं, चाहे अगर प्रोडक्शन कम हो, कीमतें कम हो, तो भी ये रिबेट की सूरत में चीनी एक्सपोर्ट कर देंगे, फायदे में रहेंगे। और अगर कीमतें बढ़ रही होंगी तो फिर तो इनका फायदा है ही है। अब हुआ ये है कि अक्टूबर के महीने में 5 लाख टन जो है वो चीनी, 5 लाख मैट्रिक टन जो है वो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी थी हुकूमत ने। और उसका जवाब ये बनाया गया था कि पिछले साल से तकरीबन जो है वो 3% जो है ये ग्रो है और ज्यादा है हमारे पास चीनी, तो हम जो है वो इसको बेच देते हैं। इसी दौरान जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो मार्केट प्राइसेस थी वो तकरीबन पाकिस्तानी 145 रुपए किलो थी, या 23.58% जो है वो प्राइस थी, विच इज वेरी हाईएस्ट सितंबर 2024 में। तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ के व्यापारियों ने सोचा कि इंटरनेशनली चूंकि हमें ज्यादा प्राइस मिल रही है तो हम बाहर क्यों ना बेचें। तो इन्होंने वो 5 लाख टन, और जैसा कि आपने बताया कि अल्टीमेटली 4 लाख समथिंग टन जो है मैट्रिक टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करती गई, जिसके नतीजे में हमारे यहाँ पे जो है वो सप्लाई शॉर्ट हो गई और कीमतों में जो है वो एक मरतबा फिर इजाफा होना शुरू हो गया, जो कि 130 से शुरू हो गया और अब तकरीबन 200 रुपए तक जो है वो मार्केट में जो है चीनी बिक रही है। इंटरनेशनली जो है वो ब्राजील और इंडिया की प्रोडक्शन चूंकि कम हुई है, उस वजह से इंटरनेशनली प्रोडक्शन कम हुई है और उसकी वजह से प्राइसेस में इजाफा हुआ। लेकिन ऐसा ऐसा इंटरनेशनली मार्केट में अब कमी आती जा रही है। तकरीबन इस वक्त पाकिस्तानी 124 रुपए या 20 सेंट जो है वो पर पाउंड चीनी की प्राइस है। तो फ्यूचर में अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि कीमतें तो स्टेबल हो जाएंगी, लेकिन
लेकिन अगेन ये जो मुनाफाखोर माफिया है या जो चंद लोग हैं जो चाहे कम प्रोडक्शन हो या ज्यादा प्रोडक्शन हो, कम प्राइस हो या ज्यादा प्राइस हो, वो लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। और जो किसान है उनकी हालत भी आपने पिछले नवंबर दिसंबर में आपने देखी होगी, जब वो एहतजाज कर रहे थे उनसे गंदम की खरीदारी मुनासिब रेटों के ऊपर नहीं की जा रही थी। तो वो जो बेचारे प्रोड्यूसर हैं उनको भी पैसे पूरे नहीं मिलते, और जो अल्टीमेटली अवाम है उनको 200 रुपए किलो चीनी मिलती है। और ये बीच वाले जो बैठे हैं ये जब चाहते हैं एक्सपोर्ट कर देते हैं, जब चाहते हैं उसको दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आप सुनेंगे कि दुबई से जो है वो चीनी हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी, जो कि जहाँ पे मेरे ख्याल में बारिश भी नहीं होती और गन्ने का तो उन्होंने शायद कभी नाम भी ना सुना हो। तो ये हाल है हमारा, क्या करें अब, इसमें कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। एहतशाम साहब, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, चौधरी साहब जैसे कह रहे थे कि अब ये चीनी की हम कंजम्पशन ही कम कर दें, लेकिन बात सारी फिर अगेन आती है कि लोग चीनी छोड़ते भी नहीं है। रमज़ान में भी इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, और सिर्फ हम रमज़ान की बात करें 15 रुपये का इजाफा तो सिर्फ रमज़ान में हो गया इसकी प्राइस में। लोग भी छोड़ नहीं रहे, और हुकूमत में बैठे हुए जो शख्सियात हैं उनके अपने चीनी के कारोबार भी हैं, ये शुगर मिल्स भी हैं, वो हम अच्छे से जानते हैं। तो ऊपर से नीचे तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब इस सारे सिलसिले में क्या मैकेनिज्म बनाया जाए कि जी जिससे कुछ ना कुछ कंट्रोल आए इस पर? आमना आइडियली तो ये मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी तजवीज़ है चौधरी साहब की कि चीनी लोग खाना छोड़ दें या कम कर दें, लेकिन सेहत के लिए अच्छी भी नहीं है। हुकूमतें क्या है नहीं देखे ना, बात है कि हुकूमतें, सो कॉल्ड हुकूमतें भी जो है ना वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता है। आमना इसको थोड़ा सा अगर आप देखें ये हुआ क्या है, ये वही पैटर्न है जो कई बरसों से जारी है। प्लान तरीके से एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है, फिर प्लान तरीके से इंपोर्ट की जाती है चीनी। अभी इसको ही देख लें कि पिछले साल ये 2024 में मामला शुरू हुआ था। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने कहा कि जी 16 लाख टन अजाफी चीनी पड़ी हुई है, लिहाजा हम कुछ इंपोर्ट करने की इजाज़त देते हैं। पहले 1.5 लाख टन की इजाज़त दी गई, फिर 2 लाख की दी गई, फिर उसके बाद 5 लाख की दी गई। तो आप 16 लाख टन में देखें तो आप ना 7,80,000 टन जो है ना वो चीनी फिर भी बची हुई है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि चीनी का कोई बुरान है, ये मसनूई किल्लत पैदा करके की जाती है। अगर आप मुसाबाकती कमीशन जो है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप देख लें, उन्होंने क्या कहा है, उनकी फाइंडिंग ये है कि ये शुगर मिल्स ही ये प्राइस फिक्स करती हैं और यही कंट्रोल करती हैं। और दूसरा हम ना देखें, मैं ज़िम्मेदार ठहराऊँगा ये शुगर एडवाइजरी बोर्ड को, जिसको बड़ी दफ़ा आके आपने कल भी देखा, एक दिन पहले भी देखा, इसहाक डार साहब डिफेंड कर रहे थे। देखें इस बोर्ड की इजाज़त क्या है। अगर आप वाकई डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं, तो इसको तो होना नहीं चाहिए था। अभी आप मुझे बताएं, ये तो एक बुरहान है, अब कहा जा रहा है अगले साल अलहदा बुरहान होगा। अगले साल मतलब मौजूदा माली साल में अब जो बताया जा रहा है, देखिए हम ना वो कह रहे हैं कि 2025 में इस सीज़न में 6.8 मिलियन टन पैदा होने की तवक्को है चीनी की, और 6.7 मिलियन जो है उसकी कंजम्पशन होगी। वो अभी से हमें बताया जा रहा है कि जी ये कमी होगी, लिहाजा इंपोर्ट की जाएगी, फिर एक्सपोर्ट। इस दफ़ा एक्सपोर्ट की गई है, फिर इंपोर्ट की गई। तो मेरा ख्याल है हम ना देखें ये अब वही माफियाज हैं। अभी आप देख लें PTI के ज़माने में क्या हुआ था, जहांगीर तरीन जो आटा माफिया और चीनी माफिया कुछ हुआ, बड़ी तहकीकात हुई, बड़ी जिम्मेदारी ठहराएगी कि किसने क्या किया, कुछ भी नहीं होता। तो ये न्यू नॉर्मल है, एक मुद्दत से हो रहा है। भुगत कौन रहे? अवाम। अभी इसी सारे मामले में आप देख लें कि 30% चीनी महंगी हुई है और एवरेज 40% फ़ी किलो जो है ना वो बढ़ा दी गई है। अब ये आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत पे कुछ दबाव बढ़ेगा, इसको कम करेंगे? नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं होगा। लोग रो पीट के खामोश हो जाएंगे, और वही कि हर दफ़ा बिलियन ऑफ रुपीज़ जो है ना वो एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट करके बचाया जाता है। और ये आखिरी बात जो इन्होंने की है मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, जो बात की ने दुबई से इंपोर्ट करने की, तो वो वही है अफगान ट्रांजिट ट्रेड वाला मामला है हमना, कि यहाँ से वहाँ कुछ भी नहीं बनता, वही इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, इंपोर्ट करके वहाँ जाती हैं, वहाँ से घूम के अगले ट्रक में पाकिस्तान में वापस आ जाती हैं चीज़ें। तो देखें ये मजाक है हमना, देखें इस तरह तो मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं होता। अब हुकूमत को फिर शर्मनाक बात है हमना कि रमज़ान के महीने में आप चीनी मिनी कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, जहाँ शुगर एडवाइजरी बोर्ड की बात हो रही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, तो आपको पता है यहाँ पे तो अदलिया तक के पर कटे में तो शुगर एडवाइजरी बोर्ड बेचारा और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो क्या बेचता है। उन सर देखें, एक मखसूस जो है वो अशराफिया बैठी हुई है, उसका काम है, उसने चाहे फायदे में हो यानी कम प्रोडक्शन हो या ज्यादा प्रोडक्शन हो, दे नो हाउ टू मीट द डिमांड एंड सप्लाई गैप। उन लोगों ने डिमांड और सप्लाई को किस तरीके से मैनेज करना है, प्राइसेस को किस तरीके से ज्यादा ज्यादा रखना है। आपको आप जो कह रहे हैं अदालतें भी, चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि अदालतें भी बंधी हुई हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बाकायदा
शुगर की कीमत मुकर्रर कर दी थी कि इस कीमत पे बिकेगी। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगला ने उठा के फेंका और वही माफिया जो आप कह रहे हैं ना, वही थ्राइव कर रहा है। हमना वही मिली भगत के साथ मिलकर, यही लोग मदद के साथ कैबिनेट में, यही लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए जो फायदा उठाते हैं। जी हाँ, इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सामदार साहब भी, चौधरी साहब ये भी ऐड ऑन कीजिएगा, वो ये कह रहे हैं कि 164 से आगे अब जो प्राइसेस हैं वो नहीं होने दी जाएंगी, यही मुकर्रर की गई थी इसी रेट पर। अब उन्होंने ये कहा है, लेकिन अब ये आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि हुकूमत वाकई इतना कंट्रोल कर लेगी इनको? मैं अभी आपको कराची में बाजारों के नाम गिनवा देता हूँ जहाँ पे जो है वो 180 रुपए किलो मिल रही है। ये करवा के दिखा दें 164 रुपए में, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो जुबानी जमा खर्च और बयानात दर बयानात है, इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये लोग कर कुछ नहीं सकते। और अवाम का सबसे बढ़ के इनको अवाम का भी पता है कि अवाम में भी करना कुछ नहीं है। सत्तू पी के सोई हुई है, जो पे कर सकता होगा वो पे करेगा। भाई चीनी है, ये कोई जरूरियात है जिंदगी में से तो नहीं है कि ना मिले तो बंदा मर जाएगा। आप एक मरतबा खुद इसका बायकॉट तो करके देखें, ये खुद अपने घुटनों पे आएंगे, वरना जो है ना इसका कोई हल नहीं है। ये अच्छा, एक और चीज है चौधरी साहब, उस पर बात कीजिएगा। चौधरी साहब एक देखें, ये इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लैक ऑफ कंपटीशन है। जो शुगर मिल बन चुकी हैं वो नई शुगर मिलें लगाने नहीं देते, जो इसलिए कि वो माफिया बन चुके हैं। वही कंपटीशन ऑफ क्या कहते हैं, बोर्ड के साथ मिलके। और जी जी, और उन्होंने सर अपने एरियाज मुख्तस किए हुए, हर मिल ने ना अपना अपना एरिया जो है वो मुख्तस किया हुआ है कि इस एरिया का जो गन्ना है वो मैं खरीदूंगा। वहां पे गुड़ तक बनाना जो है ना वो जुर्म है, वहां पे लोग गुड़ भी नहीं बना सकते। इस तरह के कानून इन्होंने पास करवाए हुए हैं। कहा क्या कंपटीशन कमीशन क्या करेगा इसमें? कुछ भी नहीं कर सकता। सारा इन लोगों का कंट्रोल है और अवाम का कसूर ये है कि क्यों इस्तेमाल कर ना करें। जो चीज जरूरी नहीं है छोड़ दें उसको, खुद ब खुद नीचे आएगी। चलें, आपको पॉइंट है। ये तो समझ आ जाए अवाम को तो आमना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमती इंटरवेंशन जब भी होती है वो लोगों को बचाने के लिए नहीं होती, कीमत कम करने के लिए नहीं होती, वो माफिया को सपोर्ट करने के लिए होती है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। इत्तेशाम साहब का हमारे साथ रहेगा। चौधरी अकमल साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हम स्टोरीज वो ऐड करेंगे। हमारी अगली स्टोरी वफाकी शरिया अदालत से है, जहां से बड़ा फैसला आया और शरिया कोर्ट ने खवातीन को विरासत से महरूम करने वाली रसूमात को गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दिया। चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर्रहमान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। ये फैसला बनू में राइज चादर और पर्ची जैसी रसूमात के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर दिया गया, जिनके तहत खवातीन को विरासत से महरूम रखा जाता था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसी रसूमात के ज़रिए ख़वातीन को उनके शरई हक़ से महरूम करना इस्लामी तालीमात और मुल्की कवानीन के मुनाफी है। कोर्ट ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि वो ख़वातीन के विरासती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात करें और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फ़ौजदारी कार्रवाई करें। सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे इंसाफ की जानिब एक तारीखी कदम करार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि माशरती फैसले के नफाज के लिए कौन से हमें अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है, इसी पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा ने, चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अमरीन साहिबा, कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को, कितना खुशाइंद है ये? लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि जिस इलाके से ख़ास तौर पे ये केस सामने आया था वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, उस माइंडसेट को तोड़ना, तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? देखिए, बहुत अच्छी खबर ये है कि एक इंडोर्समेंट आई है फेडरल शरीय कोर्ट से, जो एक बिल्कुल आपका इस्लामिक जो बेसिक राइट है वो उसके ऊपर फिर से इंडोर्समेंट आई है। जो जरगा सिस्टम है विद इन पाकिस्तान वो बड़े ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं और उनको टैकल करना या उनको उनके खिलाफ एक बात पॉइंट ऑफ व्यू देना, वो भी शरिया कोर्ट से आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। करेक्ट। सो ये चीज़ जब हुई है, आई थिंक ये पहली तो एक सिग्निफिकेंट एक्ट है। दूसरा जो आप बात कर रही हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है और मेकिंग श्योर कि इसमें डेटरेंस, लोग रुकें ऐसी जजमेंट्स देने से। जो जरगा सिस्टम है वहाँ पे इस तरीके से ये जो पर्ची और ये जो दे रहे हैं कि अपने हक से कम लें, ये ख़त्म होना चाहिए। और वो उस तभी होगा जब आप एक डेटरेंस शुरू करेंगे। सो आपकी पुलिस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, आपकी जो सोसाइटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है,
आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप इसको अपने मीडियम के थ्रू, टीवी के थ्रू आप इसको, या सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ को दिखाएं और इस चीज़ पे बात करें, तब ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी। और ऑफ कोर्स हुकूमत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इस चीज़ को देखें कि इसके बाद जितने भी और बाकी जगह है, ये तो अभी बनू में हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा जगह हैं। इवन आपको मैं लाहौर की बात बताती हूँ कि लाहौर में भी वन वे और दी अदर औरतों को राइट्स नहीं मिलते हैं इनहेरिटेंस के, सिर्फ ये जिरगा सिस्टम में बात नहीं है। तो ये पूरा आपका माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। जितना ही इसके ऊपर बात करेंगे उतनी ही एक्सेप्टेंस आएगी कि ये औरत को माँ के अपने वालिद साहब की साइड से कभी कभी मिलता ही नहीं है, वो भाइयों से मांगने से डरती है, और जब अल्लाह माफ करे बेवा हो जाती है तो वो फिर अपने हस्बैंड की साइड से भी नहीं मांगती। और ये प्रिवेंट है हर जगह, हर सिटी में। बिल्कुल ठीक है एहतशाम साहब, बिल्कुल ऐसा है, ऐसे लॉज मौजूद हैं और इसमें कोई मेरे ख्याल में शर्म की बात नहीं है कि अगर आप एक खातून अपना हक मांगे, लेकिन हमने एक सेटअप ऐसा बना दिया हुआ है जिसमें उस एनवायरनमेंट में खातून ने उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, उसका ब्रेन ऐसे वॉश कर दिया गया कि वो मांगने से भी कतराती है अक्सर, और जिन केसेस में मांग लिया जाए तो वहाँ पर ऐसे क्लैशेस आते हैं हमारे सामने। तो इसको अगेन वही बात आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन में अवेयरनेस भी क्रिएट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम ना ये पर्टिकुलर केस जो जिसकी बुनियाद पे ये फैसला है, ये बन्नू डिस्ट्रिक्ट से मुतल्लिक था, जहाँ पे इस रस्म को कहा जाता है चादर और पर्ची की रस्म, और इसको कहा जाता है हक़ बख्शवाई। यानी हक़ बख्शवाई यानी विरासत में औरत जो है ना अपना हक बख्श दे अपने बाकी घर वालों के लिए, उनको नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो सिंध में भी आम होता है, आज भी औरत की, ख़वातीन की शादी, बच्चियों की शादी कुरान से कर दी जाती है। लेकिन अमरीन साहब, आप जो बात कर रही हैं अच्छी बात है, अच्छी बात है कि जी ठीक है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन आमना मेरे लिए तो लम्हा फ़िक्रिया ये है, मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि इंडिविजुअली हाई कोर्ट्स में पाकिस्तान की सारी और सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं यहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, विरासत के हवाले से, और वहाँ पे ऑर्डर जारी किया गया कि औरतों का हकूक़ नहीं छीना जा सकता। उन असम्बलियों को कहा गया कि आप जो फैमिली थी उनको कहा गया इनको आप दें। तो सवाल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी एक इश्यू के ऊपर फैसला आ जाए आमना, उसके बाद तो फिर वो लॉ बन जाता है ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या वजह है कि जी बावजूद इसके, ठीक है, अब बात यह कि हमारा ये जालमाना निज़ाम है, इस पर अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। अभी ठीक है, अवेयरनेस हम कितनी क्रिएट करती जाएँ, अगर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला करके उसके फैसले पे अमल कोई नहीं करता, जैसे पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे चीनी की कीमत इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुकर्रर की थी, उसको उठा के फेंक दिया गया था। तो सवाल तो ये है कि हमारा आइन, हमारा कानून, हमारा लॉ क्या कहता है, और उस पर लाभ की अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नहीं होती, तो फिर हमारा मीडिया क्या करेगा अमरीन साहब इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए, कैन आई रिस्पॉन्ड? मुझे लगता है कि ये तो ऐसी बात होगी ना कि आप बिल्कुल ही फिर डिप्रेस होके बैठ जाएं घर पे कि कुछ भी नहीं होगा। जितनी देर तक मैं कहती हूँ कि एक एक बंदा इसके ऊपर बात करे, बार बार बात करे, एजुकेट किया जाए खवातीन को सबसे पहले कि वो हिम्मत पैदा करें ताकि ऐसे केसेस सामने तो आए। बिल्कुल, ये हुकूमत का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप कैसे ट्रेन कर रहे हैं अपने प्रोसिक्यूशन को, आप कैसे ट्रेन कर रहे हैं अपने पुलिस वालों को। जब एक औरत जाएगी थाने में सिर्फ ये कहने के लिए कि उसके भाई ने उसका शेयर नहीं दिया, या उसके अगर वो बेवा है तो उसकी फैमिली ने, उसके एक्स हस्बैंड की फैमिली ने नहीं दिया, तो क्या आपकी एफआईआर कटेगी? नहीं कटेगी। ये प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कैपेसिटी बिल्डिंग की, सिर्फ लॉयर्स की नहीं, जजेस की नहीं, पुलिस ऑफिसर्स की, कि आप प्लीज़ सीरियसली लिया करें वुमेन्स राइट को, जो हुकूमत का काम है। ठीक है, थैंक यू सो मच अमरीन कुरैशी साहिबा, इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी। हम अपनी अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं, और हमारी अगली स्टोरी जो कि हम सिक्योरिटी के मामलों पर अक्सर व बेशतर बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त सिक्योरिटी के हालात बने हुए हैं, अफ़गानिस्तान से जो सिचुएशन बनी हुई है, ख़ास तौर पे जो तोरखम बॉर्डर पे जो उसकी बंदिश हमने देखी, उसके बाद उसका खुलना देखा, ये कितना खुश आइन था। अब वहाँ पर क्या सिचुएशन है, इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे। वहाँ पर ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है। जी आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अक्सर बात करते हैं पाक अफगान बॉर्डर और उस तरफ से होने वाली दरअंदाजी की, और आज मैं मौजूद हूँ पाक अफगान तोरखम बॉर्डर में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि सैकड़ों की तादाद में ये ट्रक मौजूद हैं, और मैं ये बताता चलूँ आपको कि तकरीबन कम से कम 1 माह से ज़ायद हुआ ये बॉर्डर बंद था, और उसकी वजह ये थी कि अफगान हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी सरजमीन पर गैर कानूनी चेक पोस्टें बनाने का जो है वो
मंसूबा बनाया गया था, जिसके बाद जो है बाकायदा दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और इसमें ज़्यादातर पाकिस्तान के जो शहरी इलाके हैं, जो वहाँ पर देहाती इलाके हैं पाकिस्तान के, वो निशाना बनाए गए। इस बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की जो इक्विपमेंट थे, तनसीबात थी स्कैनिंग की और दूसरी, उनको निशाना बनाया गया। लेकिन इसके बाद बातचीत हुई दोनों अतराफ से, ट्रेडर्स कम्युनिटी, मकामी माहिदीन और जो कबायली जिरगा था और साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी के जो काम थे, उसके बाद इस बॉर्डर को खोल दिया गया। इब्तदाई तौर पर ये बॉर्डर खुला है और न सिर्फ यहाँ पे जो तिजारती सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं, बल्कि इसके साथ साथ इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर वो तमाम जो मरीज़ हैं जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे थे, उन्हें भी पाकिस्तानी हुकाम ने जो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि वो आ सकते हैं। साथ साथ बाकायदा जो है ये बॉर्डर अब खुल रहा है और तमाम किस्म की आमदोरफ्त होगी। लेकिन अब फिर वही सवाल पैदा होते हैं कि आया बॉर्डर खुलने के बाद जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी खदशात हैं उनको दूर किया जाएगा, क्योंकि बारहा पाकिस्तान ने बार जो है वो काबुल और उसकी इंतज़ामिया को बताया गया है कि पाकिस्तान के बंदोबस्ती इलाकों, ख़ासतौर पर कबायली इलाका और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ज़्यादातर वो लोग मुलविस हैं जो कि अक्रॉस द बॉर्डर यहाँ पे आते हैं। ये बातचीत बहरहाल हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इस बॉर्डर को मज़ीद सिक्योर बनाया जाए। यहाँ पे सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ साथ उन दहशतगर्द तंजीमों के जो सरकर्दा सरबराहान है उनको निशाना बनाने का प्लान बनाया गया है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि अब तो मंसूबा ये भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ से भी दहशतगर्दी होगी, पाकिस्तान की हुकूमत उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेने के लिए तैयार होगी और बाकायदा जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ताहम ये भी अमना मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हम बार बार जिक्र करते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो पड़ोसी ममालिक हैं। मेरी अफगान सफ़ीर हाफिज़ जो अफगान कौंसल जनरल है पेशावर में, हाफिज़ शाकिरुल्लाह, उनसे भी बात हुई तो उनका भी कहना था कि पाकिस्तान के साथ वो दोस्ताना रवाबित रखना चाहते हैं, तरंदाजी के मामलात को भी रोका जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी अपील की, क्योंकि यही वो बॉर्डर है जिससे 31 मार्च की डेडलाइन दी गई है अफगान महाजरीन की कानूनी और गैर कानूनी उनकी वापसी की। तो ये भी आई है कि आप इंसानी बुनियादों पर, आगे ईद आ रही है, रोज़ा है, तो इस दौरान जो है वो अफगान महाजरीन को वापस ना भेजा जाए। अब उस पर देखना है कि पाकिस्तानी हुकूमत आया डेडलाइन एक्सटेंड करती है या नहीं करती। ताहम एक ज़रूर मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन व अमान का क़याम ही इस खित्ते की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए जो है एक बहुत बड़ी जो है वो हम कह सकते हैं गेम चेंजर हो सकता है। और उसका बुनियादी जो बुनियाद होगी वो इस बिना पर होगी कि अफगान हुकूमत उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तकरीबन 20 से 25 ऐसी तंजीमें जो अफगानिस्तान की सरजमीन पे जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं, तो जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है वो हमेशा जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम ये उम्मीद है कि उस जानिब से इस हवाले से संजीदगी से सोचा जाए और फिर उस पर अमल दरामद किया जाए, ताकि दोनों ममालिक जो कि हमसाया मुल्क हैं इनकी टाइज़ बेहतर हों और जो तरक्की और खुशहाली की जो राह है और जो सिक्योरिटी के मामला है जो कि तरक्की और खुशहाली आपकी सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, तो ये मामला हमारे बेहतरी की जानिब जाएँ। थैंक यू सो मच जायशा शराजी साहब ने वहाँ से रिपोर्ट किया हमें वहाँ से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर अहम स्टोरीज़ वो हम शामिल करेंगे। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम को ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि तालीम का मेयार बहुत गिर चुका है, बच्चों को बुनियादी रियासी तक नहीं आती। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं, ताहम तालीम नहीं है। अमरीकी सदर के इस इकदाम के बाद तालीमी मामलात रियासतों के सुपुर्द किए जाएंगे। अमरीका का महकमा तालीम 1979 में कायम हुआ था और इसकी बंदिश के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार होगी, लेकिन सदर महकमे के फंड्स रोकने का इख्तियार रखते हैं। रियासती गवर्नर्स ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है, लेकिन जमहूरियत पसंदों और माहिरीन तालीम ने इसकी मजम्मत करते हुए इसे ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल करार दिया। अब क्या मामला किस जानिब जाएंगे, इसी हवाले से बात हमारे साथ एहतशामुल हक साहब के साथ ज्वाइन किया है फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपको इस इकदाम की एक तो वजह क्या दिखाई दे रही है, दूसरी अगर हम बात करें कोई भी महकमा बंद करने के लिए अमेरिका में रूल है कि सेनेट में 60 वोट वहाँ पर दरकार होते हैं, रिपब्लिकन्स की वहाँ पर मामूली सी हम देख रहे हैं कि अक्सरियत उनको हासिल है। तो किस तरह से देख रहे हैं कि चैलेंजेस क्या होंगे, ये अप्रूव हो जाएगा वहाँ से, आपको दिखाई दे रहा है ऐसा?
नहीं, इसमें पहली तो बात यह है कि 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अगर पढ़ा जाए अमेरिका की, तो उसमें ये प्रोविजन है कि एजुकेशन का मामला और एजुकेशन का ये सब्जेक्ट और सेक्टर है, ये रियासतों के हवाले है, लेकिन और साथ साथ रियासत ही इसके रेगुलेशंस बनाते हैं और रियासत ही इसके रूल्स वगैरह बनाते हैं। तो उस लिहाज से तो ये फंडामेंटली उसमें है। फेडरेशन में इसको लाया गया, जैसे आपने खुद बताया, 1979 में जिमी कार्टर के ज़माने में, प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के ज़माने में, उस वक्त भी जिस तरह प्रेसिडेंट खुद फरमा रहे थे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कि उस वक्त भी कैबिनेट के अपने मेंबर्स ने इस पे अपोज किया था। और साथ में, और मैं बताता हूँ कि फेडरेशन का क्या इसमें थोड़ा सा एक अख्तियार आ जाता है, 1 मिनट में मैं बताता हूँ। लेकिन जब कैबिनेट ने एतराज़ किया था और न्यूयॉर्क टाइम का उन्होंने हवाला दिया कि उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम में भी इस पे आर्टिकल लिखा और साथ में खबरें दी, और साथ में फेडरेशन जो टीचर्स की है उन्होंने भी एतराज़ किया था। बात देखने की ये है कि अमेरिका में बड़ी डिवॉल्व किस्म का निज़ाम चलता है। पुलिसिंग वहाँ टोटल रियासतों की है, हर रियासत और हर काउंटी की अपना बजट बनता है। कहीं तो तनख्वाह एक कांस्टेबल की $80,000 है और कहीं उससे बहुत कम है। तो वो अपनी अपनी काउंटी और अपने अपने इलाके में अपने रिसोर्सेज के मुताबिक। अच्छा, अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या था देखना ये है, जिसको कि बेस बनाया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। वो कहते हैं कि जी तकरीबन 40% जो स्कूल्स हैं उसमें कोई स्टूडेंट्स ही नहीं है। जाहिर है प्रेसिडेंट है, अगर वो बात कर रहा है माइक पर आके और पब्लिक के सामने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने से पहले ये बात कर रहा है, तो यकीनन उसके स्टाफ ने, उनके लोगों ने उस पर होमवर्क उसको करके दिया होगा जी। फिर उन्होंने ये बताया कि मैं तो वैसे भी ब्यूरोक्रेसी को भी उनमें भी कदगन लगा रहा हूँ बजट में, और आज इस कंसर्न शो किया गया है पेंटागन के हिसाब से, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने और कुछ डेमोक्रेट्स ने इस पे कंसर्न शो किया है कि जी बजट इतना कट लिया जा रहा है। और पेंटागन कल और आज में वो अपने बजट को रिवीजन के लिए देख रहे हैं कि कहाँ से इसको रिवाइज। तो एक टेम्पो नजर आ रहा है, एक ट्रेंड नजर आ रहा है। उस टेम्पो और ट्रेंड के तहत जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट उन्होंने बनाई है GAD, तो उसका भी यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें करें। अब इससे उन्होंने $80 बिलियन बचा लिए हैं इससे। अच्छा, अब इसके नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि यही जो तो चले ठीक है, जायद मामले में जो स्कूल चल नहीं रहे थे या कम जिसमें तादाद थी, और क्यों तादाद कम होती है वहाँ, ज़ाहिर है उस इलाके के जो टीचर और उस इलाके में जो स्कूल चलाया जा रहा है उसकी ओवरसाइट पूरी नहीं। और ये उन्होंने अपना जिक्र किया साइन करने से पहले जो तकरीर की कि जी इनका स्टैंडर्ड भी ठीक नहीं था, इनकी सुपरविजन भी ठीक नहीं थी, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह इसमें यकीनन कुछ ना कुछ क्या काफ़ी हद तक हकीकत भी मालूम हो रहा है। लेकिन मैं इसको जोड़ूंगा, वो जो ट्रंप जो एक ट्रेंड और एक टेम्पो बनाया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। और वो सिर्फ यही डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारे और डिपार्टमेंट में ये किया जा रहा है। लेकिन ये एक बहुत जैसे कहा जाए कि 10th अमेंडमेंट के तहत, और उन्होंने कहा कि जी वापस हम दे रहे हैं अभी रियासतों को जो कि उनसे ले लिया गया था, जिमी कार्टर ने जो दिया था, हम उसको वापस ले रहे हैं। इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं, लेकिन इसकी जो क्रिटिसिज्म है उसमें यही बताया गया कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में बड़ी पुअरली रन हो रहे थे क्योंकि फेडरल चला रही थी, बाकी प्रोविंस बाकी स्टेट चला रहे थे, और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी थी, इन्फ्लुएंस हो जाते थे फेडरल उससे एम्प्लॉइज से, और फेडरल जो वहाँ इदारे हैं उनसे क्वालिटी को ठीक नहीं थी। एक और क्वेश्चन मैं आपकी जानिब लेकर आऊंगी, लेकिन मैं पहले एहतशाम साहब का भी तज्जिया ले लूँ। एहतशाम साहब, वैसे तो हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर कई गैर मामूली यहाँ पर उनके फैसले हमारे सामने आते रहे हैं जिन पर बड़ी बहस दुनिया भर में होती है, और आज फिर ये वाला फैसला आना, ये आप अमेरिका के हक में बेहतरी की जानिब इसको देख रहे हैं इस कदम को? और दूसरा ये है कि इसकी लीगल चैलेंजेस क्या होंगे, वो देख रहे हैं आप? देखिए, हम ना लीगल चैलेंजेस पे बात कर लेते हैं। पहली तो बात यह है कि जहाँ पे लीगल चैलेंजेस नहीं है ना, इन्होंने बाय द वे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि ब्रेस्ट टेकिंग फेलियर जो है ना वो होता है तालीम के महकमे का। उन्होंने जहाँ पे लीगल चैलेंजेस नहीं हैं 4400 बंदा वहाँ से फौरी तौर पे निकाल दिया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनकी लिंडा मनमोहन है उन्होंने निकाल दिया, कल साथ ही उनके परसों खड़ी वॉल्यूम कम किया था उन्होंने। हाँ, वो कह रहे हैं कि जी इनको कहीं और खपा देंगे, प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं।
अब ना देखें, जो प्रेसिडेंट साहब प्ली ले रहे हैं ना, जो ट्रम्प साहब ने कहा है कि इसको बंद करने की दो वजूहत बताई। एक तो उन्होंने कहा है कि जी ये बात जो है ना सीधी की सीधी है, ये पैसा खर्च किया जाता है अपना क्या कहते हैं उनके नाम पे, रियासतों के नाम पे, और जबकि ज़्यादातर वहाँ पे 80-90% जो है ना वो पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ पे फ्री तालीम दी जाती है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि खाम-खा की एक ओवरसाइट जो है ना ये यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में बना दी गई है अपना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनाने के बाद। वो ये कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा करिकुलम भी जो है ना वो भी तय करते हैं कि क्या कहते हैं रियासतों का यही अपना महकमा, जबकि वो कहते हैं कि जी रियासतें कि ये हमारा काम है, इसको नहीं हमने दे। साथ ही वो कहते हैं, अपना इल्ज़ाम लगाया ना ट्रम्प साहब ने आमना, वो कहते हैं कि ये अदारा जो है ना ये रेशली, सेक्सुअली, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है लोगों को, यानी मखसूस एतकादात वहाँ पे लोगों के पैदा किए जाते हैं, लिहाजा इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मज़ारी की बात है आमना, ये अमेरिका का अजीब निज़ाम है वहाँ पे। अभी आप देख लें, पेंटागन के अभी डॉक्टर साहब ने बात की, 60,000 मुलाजमीन वहाँ से निकालने की बात हो गई है, निकाल दिए गए। अब यह है कि 20 लाख के करीब आमना जो है ना वो सरकारी अफसरान, वो जब नई हुकूमत आती है ना वो भर्ती किए जाते हैं, दूसरी आती है मेजॉरिटी को वो निकाल देती है, तो नए बंदे अपने भर्ती किया जाते हैं। तो वहाँ पे भी अकरबा परवरी इंतहा पे है, अपने बंदों को लाना, भर्ती करना। अपनी काबीना में भी आप देख लें, सारी दुनिया कह रही है कि वो इनएक्सपीरियंस लोग हैं, काबिल लोग नहीं, जिनको लाया जा रहा है। एक चीज़ फिर डॉक्टर साहब से जरूर बात पूछेगा। हमने आखिरी बात, हमने आखिरी बात एक बता दूं, देखें एक लीगल हिच इसमें है कि इस वक्त ये जो सेनेट का 100 मेंबरों का अदारा होता है, वहाँ पे इस वक्त 53 मेंबर हैं रिपब्लिकन के और 47 मेंबर हैं डेमोक्रेट के। 7 वोट इनको मजीद चाहिए, क्या 7 वोट इनको आसानी के साथ मिल जाएंगी, ये एक सवाल है। जी बिल्कुल ठीक है, ये मैंने सवाल रखा था डॉक्टर साहब के सामने, लेकिन मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब इसको फिर एड्रेस कर लें, और इसमें एड ऑन ये कीजिएगा कि हम ये देख रहे हैं कि यूएस में तालीम हासिल करने वालों की जो फहरिस्त है उसमें पाकिस्तान 16वें नंबर पे आता है। डॉक्टर साहब, अगर हम सिर्फ 22-23 की स्टैट्स उठाकर देखें तो उसमें 16% सर्ज देखा गया था वहाँ का रुख करने वाले स्टूडेंट्स में पाकिस्तानियों की जानिब से। तो इसकी कोई ये अगर ये फैसला हो जाता है, अप्रूव हो जाता है ये उनका, तो उसका क्या असरात होंगे पाकिस्तान से जाने वाले जो तलबा हैं उन पर? नहीं, यूनिवर्सिटीज तो वहाँ सेल्फ सस्टेन तौर पर चल रही है ना। ये स्कूल्स की बात, इसमें ज़्यादातर सारे स्कूल ही हैं इसमें शामिल, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वहाँ उसको बहुत कम ग्रांट, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन सेल्फ सस्टेन पे उन्होंने कर दिया है। और पाकिस्तानी जो वहाँ जाते हैं वो तो जाते हैं ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, या फिर वहाँ जो उनके प्राइवेट स्कूल हैं बड़े हाई फाई किस्म के, वहाँ वो उसको गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देती है। लेकिन दूसरी बात जो हो रही थी अकरबा परवरी की, उन्होंने इसको लीगलाइज कर लिया है। हमें भी चाहिए कि हम इसको लीगलाइज कर लें पाकिस्तान में। वो कहते हैं इसको स्पॉइल्ड सिस्टम वो कहते हैं, हो तो रहा ही है ना, वो कहते हैं इसको स्पॉइल्ड सिस्टम है अमेरिका में। वो जो बताया ना आपने कि वो 60-70 हज़ार लोग आते हैं एक हुकूमत के साथ, उनको फारिग कर दिया जाता है दूसरी हुकूमत। वहाँ ये भी है कि पुलिस चीफ तक जो काउंटीज वगैरह में है वो भी स्पॉइल सिस्टम के तहत उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। यानी कि एक सार्जेंट है, ऐसा भी हुआ है, कम होता है वैसे यूनिफॉर्म सर्विस में, दूसरी सर्विस में ज्यादा होता है कि एक सार्जेंट है तो उसको पुलिस चीफ बना दिया पकड़ के। तो ये भी वहाँ देखा गया, उस पर बड़ी क्रिटिसिज्म। तो ये स्पॉइल सिस्टम का ये शाखसाना है जिसके तहत ब्यूरोक्रेसी में इतनी बड़ी तब्दीली आती है। लेकिन ट्रंप ने इसी तरह हटकर बात की है। वो आते के साथ और कैंपेन से शुरू किया, उन्होंने कहा मैं तो अमेरिका के बड़े पैसे ज़ाया हो रहे हैं और अमेरिका को पैसों की ज़रूरत है, टैक्स बचाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, अपने टैक्स को लोगों के इन्वेस्टमेंट कराएंगे, अपनी आमदन बढ़ाएंगे, लोगों की जिंदगियों को बेहतर करेंगे। तो उस लिहाज से वो टेम्पो, जैसे मैंने कहा आपको, ट्रेंड उसके तहत भी वो चल रहे हैं। और ये अभी बुखार चलता रहेगा, काफी सारे और महकमे इसके साथ में आएंगे जो स्पॉइल सिस्टम के तहत नहीं है। बहुत होगी डॉक्टर साहब इसकी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट टीचर्स फेडरेशन जो है वो उन्होंने इसकी मजम्मत की है, डिनाउंस किया है। तो लगता है आपको कि इतनी आसानी के साथ ये कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा अगर मुखालफत होगी पूरे मुल्क में? नहीं, तो और बहुत सारी चीज़ों की मुखालफत हो रही है, आपने देखा। लेकिन उसके बावजूद कोलंबिया यूनिवर्सिटी का आपने देखा कि वहाँ जिस तरीके से लोगों ने स्ट्राइक की है और जिस तरीके से मजम्मत किया है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने तो लॉ भी पास कर दिया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, एहतशामुल हक साहब, दोनों का शुक्रिया हम अदा करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के मौके पर जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क करार दिया गया। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया, यानी पाकिस्तानी भारतीयों से ज़्यादा खुश हैं।
रिपोर्ट में 147 ममालिक हैं। फिनलैंड मुसलसल 13वें साल दुनिया का खुश तरीन मुल्क करार पाया है, जबकि अफगानिस्तान को आखिरी नंबर पर रखा गया है, यानी वो सबसे कम खुश मुल्क है। अमेरिका और बरतानिया बिल तरतीब 24वें और 23वें पोजीशन पर आते हैं। जनूबी एशियाई ममालिक में नेपाल सबसे ज़्यादा खुश मुल्क करार पाया है। पाकिस्तान 109वें नंबर पर है, जबकि भारत की अगर बात की जाए तो 118वां नंबर है। यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात 21वें नंबर पर आता है इस लिस्ट में, और सबसे ज़्यादा खुश यानी हैप्पी कंट्री अरब ममालिक में अगर कहा जाए तो वो यूएई है। खुशी की इस दर्जा बंदी में ममालिक की समाजी, मुआशी, सेहत और आज़ादी जैसे अवामिल को मद्देनज़र रखा गया है। अब सवाल मैं आपके लिए जो छोड़े जा रही हूँ आखिर में, वो ये कि पाकिस्तान में खुशी बेहतर बनाने के लिए मज़ीद किन इक़दामात की ज़रूरत है। आप इट्सेल्फ क्या इक़दामात कर सकते हैं, इंडिविजुअली आपका क्या किरदार है, आप कैसे खुश रह सकते हैं, ये आपने सोचना है, और हुकूमत क्या कर सकती है। आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। इस सवाल का जवाब आप अपने फ़ीडबैक में जाकर दे सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।